यहाँ से कि अकबर के जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन। लेकिन जो गौर करने वाली बात यह है कि अकबर का जो शासनकाल रहा, ठीक है, वो लगभग कितने वर्षों का था? 1556 में क्या हुआ वो मरा सब 1605 लगभग 49। एक राजा लगभग 50 साल तक गद्दी पर है ना। आप सोचो लगभग 50 मतलब। अब आप ये सोचिए कि इतना लंबा समय, सुनो मेरा, हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में किसी भी सुल्तान के पास होता लंबा समय, बहुत हद तक हमने देखा था तो बलबन या फिर फिरोज शाह तुगलक। अकबर की महानता इस बात में क्लियर हो जाती है, किस बात में? उसने इतना लंबा शासन किया। ये बात सभी लोग समझ रहे हैं ना, ये इस बात में महानता है अकबर की, इतना लंबा शासन वो चला पाया। तुम कितना ज्यादा मूवमेंट करते हो यार, मैं कई बार देख चुका हूँ, मूवमेंट करेगी फिर ये मूवमेंट करेगी फिर आप मूवमेंट कर लो, है ना। कई बार नोटिस किया क्या मूवमेंट मत करिए, क्या आप 1-3 घंटा भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकते क्या? समझा करें, आप लोग एक तो इतना नजदीक बैठते हैं ना, तो आपका जरा सा मूवमेंट से यहाँ डिस्टर्बेंस होता है ना। दूर बैठे होते तो ज्यादा दिक्कत नहीं, बिल्कुल हिले डुले मत। परीक्षा में भी 3 घंटा लिखना रहेगा मेंस में, तो ऐसे हिलने डुलने लगे तो हो गए, 2 क्वेश्चन पड़ जाएंगे। अकबर ने 50 साल को शासन किया, शासन स्थापित किया, शासन को मजबूत किया। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है अकबर की दिग्विजय, ठीक है। अकबर ने बहुत सारे क्या किए थे? दिग्विजय अभियान। फ्री में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी कुछ अभियानों के बारे में हमको जानना जरूरी है। इसके अलावा अकबर ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करते हुए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला जाता है मनसबदारी। एक नया शब्द मनसबदार। आप सोच के देखो कि एक व्यक्ति विजय भी करता जा रहा है, खूब सारी विजय करने के साथ साथ वो राजपूतों के साथ अच्छे संबंध भी बना रहा है, मतलब राजपूतों को जीत भी रहा है और उनके साथ अच्छे। अकबर में ये खासियत थी, मतलब शत्रु को मित्र बना लेता था। अब चाहे वो कैसे भी बनाए, चाहे विवाह करके बनाए, चाहे उसको हरा के फिर उसको गले लगा, पहले हरा दिया फिर उसको गले लगा दिया, बोल दिया कि ठीक है अब तुम मेरे अधीन कार्य करो, मुझे टैक्स देते, अधीनता स्वीकार करवाए। लेकिन व्यवहार इतना अच्छा कि एक राजपूत राजा को हराने के बाद, उसको अधीन बनाने के बाद उसको ससम्मान कहां बुला रहा है? दरबार में। और क्या बना रहा है उसको? मनसबदार। कितनी बड़ी बात। आप इमेजिन करो ना, आप अपने शत्रु को पराजित करो, फिर उससे मित्रता भी कर लो, एक तो हरा दिया, मित्र भी बना लिया, उसके बाद ससम्मान उसको दरबार में बुलाकर उसको क्या बना दिया? मनसबदार। मनसबदार मतलब क्या होता है पहले समझिए। मनसबदारी प्रथा में एक व्यक्ति होता था, डेजिग्नेशन, जिसको क्या बोला जाता था? मनसब। इनको 2 महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते थे। पहला, इनका एक पद डिफाइन किया जाता था, पद जिसको बोला जाता था जात, जाति, जाति वाला जाट नहीं, जात, ठीक। दूसरा, इनको दिए जाते थे बहुत सारे घुड़सवार, ठीक है। क्या दिए जाते थे? ठीक। तो सिस्टम क्या था? जात और सवार। मनसबदार क्या होगा? एक व्यक्ति होगा जिसको जात और सवार के लिए डिजाइन या डेजिग्नेट किया जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझना, जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा वो उतना बड़ा क्या होगा? मनसबदार। जैसे अगर मान लो सलीम है,
तो सलीम को बना दिया मान लो कितना 50,000 का मनसबदार। कितने का? 50,000 का मनसबदार। तो इसका मतलब ये होगा कि पद के दृष्टिकोण से भी सलीम बहुत ज्यादा। भाई दूसरा मान लो लोअर जो 10,000 का है तो उसकी तुलना में सलीम क्या हो गया? बहुत ज्यादा ऊंचे पद का व्यक्ति हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज 50,000 घोड़े दिए जाएंगे जो पर्सनली किसके होंगे? सलीम की संख्या। हाँ क्या चीज पूछ रही? मतलब ये घोड़ों की संख्या। हाँ डेजिग्नेशन भी है ना, घोड़ों की संख्या तो है ही है, साथ में डेजिग्नेशन बता रहे हो। ठीक है, आगे चलकर जहां की घोड़ों की संख्या तो कम कर देगा लेकिन डेजिग्नेशन वही रहेगा, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये अभी यहाँ पर ये उसका डेजिग्नेशन भी बता रहा है ये नंबर, प्लस घोड़ों की संख्या भी बता रहा है। जहांगीर के टाइम पे क्या हो जाएगा? डेजिग्नेशन तो 50,000 ही रहेगा लेकिन पता चला घोड़ों की संख्या 25 कर दिया, तो घोड़े की संख्या चेंज हो सकती है। जहांगीर ने प्रणाली लागू की थी दुहस्पा सिहस्पा, ठीक है, आपकी पीएससी का काम करेंगे लेकिन आप पढ़ोगे आगे मेंस में पढ़ोगे, अभी प्री में काम करेंगे दुहस्पा और सिहस्पा, है ना। तो वो बात की बात, अभी आप इतना याद रखिए 50,000 उसका डेजिग्नेशन पद प्लस उसको क्या मिलेगा? 50,000। बहुत बड़ी बात होती थी एक व्यक्ति के लिए कितना? 50,000। तो सलीम तो खैर युवराज था तो कोई बात ही नहीं, लेकिन आमतौर पर जनरली जो छोटे मनसबदार होते थे 5,000 का मनसबदार, है ना, तो उनको क्या होता था कि अब जैसे बहुत सारे मनसबदार थे, लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो आपस में एक दूसरे को पहचानते कैसे थे? वो बोलते थे भाई ये फलाना आदमी 5,000 का मनसबदार है और वो कितने का है? 2,000 का। तो उनको समझ में आता था अच्छा ही बड़ा आदमी है वो, समझ पद में डिफरेंस समझ में आ जाता था। फिर 500 का मनसबदार भी है, बहुत ही छोटा हो गया, और अच्छे वाले हो गए 10,000 के मनसबदार। बड़ी बात है ना यार, एक आदमी के अकेले के 10,000 घोड़े आप इमेजिन कर पा रहे हो उस चीज को? 10,000 घोड़े, आदमी तो ठीक, साथ में घोड़ा भी, मतलब 10,000 सैनिक प्लस 10,000 घोड़े, ये केवल उसकी सेवा के लिए और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दिए जाते थे। उद्देश्य क्या होता था? मनसबदार अपने जो आदमी, जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी तो मनसबदार अपनी सेना लेके वहां हाजिर, कुछ सामंतवाद जैसा भी था या इक्तिदार जैसा भी था, लेकिन उनसे हटके था। उनसे हटके महानता इस चीज की थी कि मनसबदारों की जो वफादारी थी वो किसी राजा के प्रति ना होकर पूरी मुगलिया सल्तनत के प्रति होती थी, रिटर्न। समझ रहे हो? मतलब हस्ताक्षर सहित अकबर ने बनाया मनसबदार, तो सिर्फ अकबर के लिए वफादार आप नहीं रहोगे। अकबर मर गया तो उसके बाद जहांगीर के लिए, अगर वो भी नहीं है तो फिर शाहजहां के लिए भी क्या रहोगे आप? वफादार। इस मनसबदारी प्रथा ने राजपूत जैसा एक वफादार वर्ग तैयार कर दिया जो पूरे मुगल सल्तनत को संभाल के, अकबर के जाने के बाद भी, जहांगीर के जाने के बाद भी एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया, राजपूत नामक वर्ग तैयार कर दिया मनसबदारी सिस्टम के थ्रू अकबर ने, कि अकबर के जाने के बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एज इट इज चलता रहा। इनके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार हुआ करते थे, स्पेशली शाहजहां औरंगजेब के टाइम, तो औरंगजेब के टाइम तो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार सेनापति थे। कितनी बड़ी बात है, विजन देखो कि राजपूतों की वफादारी को महसूस कर लिया था किसने? अकबर ने। दिल्ली सल्तनत के तो कभी नहीं कर पाए, कितने सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में, कितने सारे सुल्तान देखे, गधा ही रहे एक तरीके से। गधा इसलिए कि राजपूतों की वफादारी कभी, अकबर ने ये देखा, क्या देखा कि एक मुसलमान राजा को दूसरा मुसलमान राजा ही अपदस्थ करता है ना, अपदस्थ मतलब हटा रहा है, गद्दी से हटा देता है। एक मुसलमान राजा को दूसरा मुसलमान राजा गद्दी से हटा रहा है, ये बात नोटिस की किसने? अकबर ने। उस हिसाब से हमारे शत्रु मुसलमान है ना कि हिंदू। पूरे दिल्ली सल्तनत उठा के देख लो ना, कोई हिंदू शासक थोड़ी, वहां पर पूरे मुसलमान शासक है। अकबर ने ये नोटिस किया कि हिंदू हमारे शत्रु नहीं, मुसलमान शत्रु हैं, और यदि मुसलमान जो बाहर के आ रहे हैं आक्रांत, जो हमसे शत्रुता कर रहे हैं, तो उनको हराना है
तो अपन को साथ में लेके चलना पड़ेगा किसको? हिंदुओं को। हिंदू मतलब राजपूत, उस समय राजपूत ही चल रहे थे भाई। एक तरफ पूरा ये इस्लामिक सत्ता चल रही थी, दिल्ली सल्तनत, और इधर पूरा चल रहा था एक तरफ राजपूताना। तो हमेशा अपना दृष्टिकोण ऐसा रखें कि रिलेशंस जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट हो पाए। ऐसा विजन होना चाहिए कि संबंध दूरगामी हो और जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त। तो ये चीज को समझना एक राजा की महानता। इसीलिए अकबर को राष्ट्रीय सम्राट बोला जाता है। राष्ट्रीय सम्राट वो किसी मुस्लिम का, किसी हिंदू का, किसी अन्य धर्म का नहीं था, वो सबके लिए। अब आप उसको चाहे उसका दिमाग समझ लें, चाहे चालाकी समझें, चाहे मजबूरी समझें, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा था। उसने कोई ऐसा गलत होता तो अकबर के जीवित रहते उसकी प्रजा उससे दुखी होती, विद्रोह करती, कुछ तो होता भाई। वो आदमी 50 साल तक शासन कर रहा है और कोई आदमी उसका विरोध नहीं कर रहा है, इतना उल्टा इतना प्यार कर रहा है। क्या बोलते बोलते कई बार गला जो है खिसने लगता है। तो अकबर इतना प्यार कर रहा है सलीम से, तो अकबर तो कर ही रहा है, साथ में पूरी प्रजा भी किससे प्यार कर रही है, जबकि सलीम एक नंबर का निकम्मा व्यक्ति था। निकम्मा हो गया था, निकम्मा था नहीं, निकम्मा क्योंकि उनके पापा जी 50 साल तक शासन करते रहे। तो जहांगीर को लगता था कि हमको गद्दी कब मिलेगी, उनको मिल ही नहीं पा रही थी। किसको? जहांगीर को। भड़काने वाले भड़काते रहते। जहांगीर मतलब सारे जहां का मालिक, अच्छा आदमी था। देखो इतना अपन ऐसा, मैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए ऐसी मजाक के लिए बोल देता हूँ कि जहांगीर ऐसा व्यक्ति था, नशा बहुत करता था, ठीक है, नशेड़ी था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डिफाल्टर था, है ना। कुछ तो योग्यता रही होगी। भले अकबर चला गया लेकिन उसके टाइम पर भी साम्राज्य में कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। उसके साम्राज्य को, जहांगीर के साम्राज्य को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। इस्लाम में बेसिकली अब देखोगे तो जैसे संगीत प्रतिबंधित है, मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है, चित्रकला भी काफी हद तक प्रतिबंधित है। लेकिन अकबर तो ठीक है, अकबर ने तो कराया, तो जहांगीर ने उसको, और जहांगीर खुद भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। इतना अच्छा माना गया है कि जहांगीर किसी उसके दरबार में भी कई लोग रहते थे जो जिसने पेंटिंग बनाई है, तो जहांगीर पेंटिंग देख के बता देता था कि किस इंसान ने बनाई है। अगर किसी 2 चित्रकारों ने मिलकर बनाई तो जहांगीर पेंटिंग देख के बता देता था कि इसमें से हाथ किसने बनाया और आंख किसने बनाई। इतना टैलेंटेड था। कौन टैलेंटेड था? तभी तो महरून निसा को पहचान लिया। टैलेंटेड था इसीलिए महरून निसा को पहचान लिया, शादी कर लिया, आगे बन गई नूर जहां, पूरा शासन संभाल लिया नूर जहां। हाँ, थोड़ा बहुत शुरू में गड़बड़ियाँ थी। जहांगीर की पत्नी, जो पहली पत्नी की मां भाई, उसे जहांगीर की हरकतों से तंग आकर सुसाइड कर लिया था। खुशी आजकल बहुत चल रही है ना, पिछले साल से। तो खुशियाँ जो हैं खुद को क्या कर लेते हैं, खुश, तो वो क्या बन गए। अभी रिसेंटली आपने उसका देखा होगा, आयशा, अच्छे घर की पढ़ी लिखी गुजरात अहमदाबाद, वीडियो बनाते बनाते साबरमती नदी में कूद कर जान। देखा कि न्यूज़ जानते हैं, हाँ सर, अखबार जानते हैं, हाँ सर, आता है न्यूज़पेपर, उसको देखें या टीवी में देखें। बहुत ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है क्योंकि पिछले साल से लगातार भारत में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, लॉकडाउन के कारण भी बढ़ी, कुछ और भी रीजन थे, तो बहुत सारों की रिपोर्ट हुई नहीं हो, तो कुछ जो है हाईलाइट हो जाते हैं। बाकी तो ऐसे लोकल लेवल पे कितने लोग मर गए होंगे अपन को नहीं पता। जबलपुर में 80 ज्यादा जबलपुर में मर चुके सुसाइड लॉकडाउन के टाइम में। तो आयशा के केस से आपको क्या समझ में आया बताइए कि एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल, कितनी 23, शादी को कितने हो गए 3 साल, शादी भी खुद की मर्जी से की थी। शादी के कुछ महीने बाद पति उसको उसके घर क्या बोलते हैं उसको, मायका छोड़ा है। क्या बात को लेकर कि दहेज मांग रहे थे, दहेज चाहिए तो नहीं दे पा रहे हैं लोग, तो उसने क्या किया, छोड़ दी। घर वाले समझाते रहे। नॉर्मली एक इंडियन कल्चर में चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ये दौर चलता है, ये समझाने की, मनाने की कोशिश करते हैं।
आप देखना उसका वीडियो जो नहीं देखे हैं, फोटो अच्छी पढ़ी लिखी अच्छी खासी है ना, मतलब मम्मी वाली मॉम बोल रही है, बात करती थी मॉम डैड है ना, उसकी टोन प्रॉपर इंग्लिश हो चाहे हिंदी पढ़ी लिखी, और इतना ज़्यादा उसका वीडियो सेंसिटिव है कि आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो मुस्कुराते हुए भी बात कर रही है प्लस रो भी रही है, मुस्कुरा भी रही है और बोलती बस अब बहुत हो गया, अपनी मम्मी से पूरी फोन में बहुत हो गया माँ, अब बस बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, मैं नदी में कूदने जा रही हूँ। नदी से भी प्रार्थना कर रही है कि मैं नदी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे अपने अंदर समाहित कर ले। अपने पति को थोड़ा बहुत वो बोल रही है, बाद में ये भी बोल रही है कि मेरे मरने के बाद कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, शायद मेरी किस्मत और मेरी जिंदगी यहीं तक थी। सुसाइड करना टफ टास्क होता है भैया, सरल नहीं होता। आप इसे कोई बोले तलवार को खड़े चल कूदो, मैं तो कुछ जमती मैं तो सुनने आती बात नहीं है, मतलब मैं प्रोफेशनल स्विमिंग करता था इसलिए मुझे पता है कि अपन तो कूद सकते, ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कठिन होते क्योंकि चट्टान पत्थर भी हो जाते हैं। लेकिन सोसाइटी के नज़रिए से पूछना कि आपसे कोई बोले, आपको पता है अगर आप भेड़ा घाट पे वो जो वाटरफॉल है उसके पास ज़्यादा देर खड़े हो जाएंगे ना तो वो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, आकर्षण जनरेट होता ही। जैसे आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पे जब जाते हैं 50-100 मंजिल वाली, तो उसकी छत से यदि आप नीचे देखेंगे ना तो वो अट्रैक्शन होता है बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण का, आपको लगेगा 2 मिनट की सब कूदे ही जाए। ऐसा भी सर देखो वहाँ भेड़ाघाट में नाचने को तो जो लड़के वहाँ रहते हैं उठा के ले आते हैं कूद के, वो ट्रेन रहते हैं, प्रैक्टिस कर रहते हैं वहाँ बचाते। तो आप समझिए बस मेरे लिए समझाने का था कि व्यक्ति का जो जीवन रहता है उसके द्वारा जो दूरदर्शिता, आज उस लड़की की दूरदर्शिता उसे घर वालों ने समझी होती तो शायद है ना वो लड़की बच जाती। उसे घर वाले उसको फोन पे बोलते जा रहे हैं बेटा मत कूद हम लोग आ रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, वो बोल रही नहीं। तो ये दूरदर्शिता परिवार की कमी समाज में, लेकिन इससे किसी की भी जान बचाई जा सकती। अकबर ने अपनी दूरदर्शिता से साम्राज्य को बचा लिया। अब समझिए ये बात कैसे, मैं तो एक व्यक्ति की जान की बात कर रहा हूँ। अकबर ने तो अपनी दूरदर्शिता से पूरे मुगल साम्राज्य को बचा लिया, मनसबदार बना दिया राजपूतों को, एक ऐसा वफादार वर्ग जो पूरी जिंदगी अकबर के जाने के बाद भी उनके लड़के बच्चे भी वहां पर मुगलों की सुरक्षा में तैनात। यहाँ पर है अकबर की मानवता। अगर सोचो स्नेहा कि ऐसा ना हुआ होता तो कैसे बनता ताजमहल, अगर ऐसा ना हुआ होता ताजमहल तो शाहजहां छोड़ो अकबर ना बनवा पाते। क्यों? क्योंकि जब साम्राज्य में शांति रहेगी मतलब युद्ध बहुत कम होगा, जब साम्राज्य में पैसा रहेगा और जब राजा की सोच अच्छी होगी तब बनता है ताजमहल। ऐसे ही नहीं बन जाता, 16 साल लगे थे शाहजहां को, कब बनवाने ताजमहल। सर वो हाथ की पड़ता ये बकवास है ना, ये सब क्या है बकवास है। सिलेबस के बाद आपके सिलेबस में कहीं भी हाथ तकवाने वाली बकवास को ले नहीं। और ये बकवास चीज इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ शाहजहां की बात नहीं कर रहा हूँ है ना, आप जाके देखो किसका मकबरा, हुमायूं का तो हुसैन साहब को जानते हैं, हुसैन साहब का मकबरा कहाँ है, हुसैन साहब का मकबरा जो मांडू बना है वो भी संगमरमर का। आप जाके उसकी अब जाके क्या फोटो देखना उसकी, वो भी बहुत खूबसूरत है। और शाहजहां ने अपने आर्किटेक्चर को वहां भेजा था कि जाके हुसैन साहब का मकबरा देख के आओ। ये बात हुसैन साहब के मकबरे की दरवाजे पर लिखी हुई है कि उस्ताद अहमद लाहौरी यहाँ पर देखने आए थे। तो बीवी का मकबरा देख लो, और हुमायूं का मकबरा की तो कोई बात ही नहीं है। अगर हुमायूं का मकबरा संगमरमर में होता ना तो ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत इमारत होता। ठीक है, तो ये तो बकवास बात है, हाथ कटवाना तो सब कहानियां हैं। ठीक है, अब मुमताज महल की वास्तविक समाधि कहाँ थी? बुरहानपुर, काला ताजमहल। फिर वहां से उसको शिफ्ट किया गया ताजमहल। पितरादुआ टेक्निक थी वहां पर। ताजमहल की खिड़कियों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। क्या लगे थे? जब चंद्रमा, दिन में तो सूरज की रोशनी पड़ती, रात में पड़ती थी चंद्रमा की, तो चंद्रमा की रोशनी से वो चमक पड़ते थे। क्या? हीरे जवाहरात। झरोका समझते हैं ना, देखो डिजाइन ऐसी देखी हुई आपने, इस टाइप की रहती है ना, इसमें बीच में हीरे जवाहरात लगे रहते हैं।
तो वो तो समय के साथ साथ भारतीयों की आपको पता ही खरोच के नहीं तो ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली इमारत थी। तो ये जो 3 बातें जो मैंने आपको बताई, इतना बड़ा आर्किटेक्चर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो आप देखते हो, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पर शांति मतलब युद्ध नहीं हो रहे थे, समृद्धि अच्छे लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, राजा की सोच भी इन सब बातों पे। क्योंकि मुगल, देखो मैं बार बार बोलता है, मुगल मतलब मध्यकालीन नहीं, मध्यकालीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मुगल किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इतना बड़ा आर्किटेक्चर देखते हो, शाहजहां ने कितना कुछ बनवाया है, अकबर ने कितना कुछ बनवाया, जहांगीर का चलो ठीक है, औरंगजेब ने कितनी कुछ चीजें बनवाई, कितनी कुछ चीजें तोड़ी। आप अगर यहाँ बात करते हो सिर्फ इनकी, तो आर्किटेक्चर मतलब होता है स्थापत्य। आप अगर बात करो साहित्य की, लिटरेचर, इतना बड़ा लिटरेचर मुगलों का, ट्रांसलेट करवाने के लिए लाइब्रेरी बनवा दी थी, पुस्तकालय कि मतलब रामायण का फारसी में अनुवाद चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा रामायण का फारसी। इतने विद्वान लोग हुए, अकबर के 9 रत्न, जिसमें बीरबल जैसे लोग भी थे। बीरबल मतलब महाबुद्धिमान व्यक्ति, हाँ, इतना बुद्धिमान कि आप उसको जज ही नहीं कर सकते कि वो कितना बुद्धिमान है, इतना जबरदस्त आईक्यू। लेकिन अकबर की महानता इस बात में है कि उसने बीरबल को पहचाना। एक आम आदमी था कौन? बीरबल। उसको पहचाना, उसकी बुद्धिमत्ता को पहचाना और अपने दरबार में, ये तो महानता है ना अकबर की। नहीं तो अब ये महानता अगर अकबर की नहीं होती तो कहां से दरबार में? तानसेन, अकबर की महानता है कि तानसेन की टैलेंट को अकबर ने पहचाना। तानसेन थोड़ी अपने मन से, वो तो गाना गाते थे, वो थोड़ी अकबर के पास गए थे। अकबर ने पहचाना। मुल्ला तो प्यासा हो, अब्दुल रहीम खाने खाना हो, फैजी हो, फैजी जितना बड़ा कोई योद्धा नहीं था, टोडरमल हो, कितने लोग को आप देखोगे बताओ? तो एक योग्य व्यक्ति की पहचान क्या है कि वो दूसरे योग्य व्यक्तियों को भी, और एक गधे की पहचान क्या है कि वो अपने साथ अन्य गधों को भी पहचान लेता है। तुमको नहीं बोल एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति के फ्रेंड सर्कल को देख के आप अंदाजा है ना, आप खुद भी देख सकते हो। आपका अगर मेंटल स्टेटस अच्छा है तो आप हर किसी से बात नहीं कर पाओगे, आप उन्हीं से बात कर पाओगे जो आपके मेंटल स्टेटस से मैच। बाकी तो 50% संप्रदाय है जो हर किसी से बात कर लेता है ना, उनकी छोड़, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो स्थापत्य देख रहे हैं, साहित्य देख रहे हैं, आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इन सब में इनका योगदान है कि नहीं है? क्योंकि अरे राजपूतों से दोस्ती कर लिया अकबर तो साम्राज्य में विरोध करने वाला, लड़ाई करने के लिए कोई बचा ही नहीं। ले देखे महाराणा प्रताप थे, और कौन था? नहीं था। महाराणा प्रताप से इसलिए दुश्मनी थी क्योंकि वो बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। तो राणा सांगा नाम के पोते वो थे, बाबर का पोता अकबर था, तो वो दुश्मनी वहां से चली आई। उसके अलावा कौन था पूरी मुगल सल्तनत में? कोई नहीं था ऐसा, न राजपूत था न कोई और था कि उनसे अकबर से हर जगह के मनसबदार इतने वफादार कि कहीं भी विद्रोह होता था तो मैसेज चला जाता था, भैया वहां विद्रोह होने वाला है, पहले से ही पहुंच जाओ। अकबर को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ मनसबदार बैठा है, यहाँ दूसरा बैठा है, यहाँ बैठा है अकबर, यहाँ विद्रोह हुआ, ये मनसबदार पहले ही यहाँ उसकी मदद करने, अकबर को कोई टेंशन नहीं। ऐसा जबरदस्त व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था कौन? अकबर। इतना चरित्रवान व्यक्ति कि उसके कैरेक्टर के कारण लोग उससे तो प्यार करते थे, सलीम से भी प्यार करते थे, जोधाबाई से भी प्यार, सबसे प्यार करते थे। अकबर के कारण लोग उसको दिल से चाहते थे। किसी व्यक्ति की असली उपलब्धि वही है कि लोग उसको दिल से चाहें, और ऐसे एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग चाहें, वो एक उपलब्धि जो होती है, तो वो ये अपने आप डिफाइन करती है कि व्यक्ति कितना महान है। और फिर उसके जो कार्य है, भाई जाहिर सी बात है, फ्री में तो कोई चाहेगा नहीं, आप कुछ ऐसा कार्य तो करो। इन सब चीजों को जब आप देखते हो तब आपको ये क्लियर हो जाता है कि अकबर महान शासक था, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय, संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय। आप कभी नोटिस करना, अशोक से ज्यादा याद किया जाता है अकबर। महान तो अशोक भी शामिल, लेकिन अशोक से ज्यादा अकबर को याद किया जाता है।
ठीक है। सर सामंतवाद और इसका मनसबदारी दोनों कैसे डिफर करेंगे? बताया तो सामंतवाद और मनसबदारी डिफरेंस नहीं। सामंतवाद में तो केवल व्यक्ति को सामंत बना के एक क्षेत्र दिया जाता था, उस क्षेत्र के आधार पर वो सामंत जो होता था सेना का रखरखाव करता था। लेकिन मनसबदारी में मनसबदार जो था, इतना समझाता हूँ फिर भी समझ में नहीं आता है क्या। बता के तो ज्यादा पड़ता है। बताओ जाए और चुपचाप यहाँ से बैग लेके आपको जाना हो, चुपचाप चले वो, और वहां से पहले वहां बैठी वहां उठने लगी, चाय छोड़ी, क्या किया चाय, फिर वहां से वो यहाँ आई, समझते नहीं हुआ। याद रखिए, मैं बता रहा हूँ आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य आपके व्यक्तित्व का निर्माण फिर चाहे अच्छा बने चाहे डिफॉल्टर। मेरे चाहे डिफॉल्टर हम नहीं बन पाएंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन आप याद रखिए आपको सिलेक्ट होना है। तो समझ मनसबदारी में बादशाह खुद डेजिग्नेशन डिफाइन करता, साथ में घुड़सवार देता। सामंत में थोड़ी ऐसा होता है, समझ गए। सामंत केवल डिसेंट्रलाइजेशन का एक पार्ट है। जैसे मैंने तुमको बोल दिया कि भैया वो एमपी मेरा है, तो मेरे सामंत तो जाके वहां संभाल ले। जब संभालना मतलब क्या, तो जो सेना भी मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन उसका रखरखाव तुम करो, मतलब राष्ट्रपति गवर्नर जो भी संभाल। लेकिन मनसबदार तो ऐसी चीज है कि आप प्रॉपर रिपोर्ट कर रहे हो। मनसबदार मतलब वफादारी का सबूत है, जैसे कमांडेंट टाइप। हाँ देखो सिमिलरिटीज भी है बहुत सारी, लेकिन सिमिलरिटीज के साथ साथ डिफरेंस ये कि डेजिग्नेशन जो है वो डिफाइन कर रहा है किस चीज को, कि व्यक्ति की ईमानदारी। सामंत उतना ईमानदार नहीं हो सकता, लेकिन मनसबदार ईमानदार होगा क्योंकि उसने लिखित में दिया है। अब समझ गए बात? जैसे मिलिट्री में कमांडेंट, हाँ बोल सकते हो, क्योंकि वो लिखित में चल रहा है, थप्पा लगाया भी है वहां पर। सर जैसे वहाँ पर सामंतवाद एक कारण था उनके पतन का, तो सर यहाँ पर मनसबदारी क्यों नहीं हो कुछ भी नहीं है, सकता? इनके कौन सा पतन हुआ? अकबर के जाने के बाद जहांगीर भी जीता रहा, तब भी सामंतवाद थे, तब भी मनसबदार थे। शाहजहां के टाइम भी रहे मनसबदार वफादार, औरंगजेब के टाइम भी रहे, इनने कभी विरोध नहीं किया। वो तो पतन हुआ अंग्रेजों के आने से। सर इसका कारण मतलब क्यों नहीं हुआ पतन? जैसे दोनों में लगभग सिमिलरिटी है कि उसने भी डिसेंट्रलाइजेशन किया था। अच्छा राजपूत थे इस कारण से। सुनो, मनसबदार एक्सट्रीम लेवल पे वफादार थे, अब समझे, ऑन द पेपर, और उनके राजपूतों के साथ संबंध अच्छे थे। भैया बच्चों की शादी कर रहे हैं वहां पर, इसीलिए हुआ सामंतवाद में, क्योंकि जब राजा केंद्र में मर गया तो सामंतों ने विरोध करना शुरू। सामंत ने उसके राजा के लड़के को वफादारी नहीं दिखाई। यहाँ तो मनसबदार बादशाह के लड़के के प्रति भी क्या है, वफादार है। अब समझे, औरंगजेब के टाइम में भी वो चल रहा है। वो तो बाद में अंग्रेज जब आए, और औरंगजेब के जाने के बाद के मुगल शासक उतने अच्छे नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मैं बार बार याद रखना, मनसबदार एक्सट्रीम लेवल के वफादार, क्योंकि मनसबदार थे कौन, बेसिकली राजपूत। राजपूत क्या होते हैं, वही वहां जो सामंत की बात कर रहे वहां वो राजपूत थोड़ी थे। आप समझे मेरी बात? यहाँ तो राजपूत थे ना मनसब, और राजपूतों की वफादारी कितनी ज्यादा होती है अपन डिस्कस कर चुके, बनाने की जरूरत नहीं। तो अकबर ने वही तो पहचाना और उनको अपॉइंट किया। यही अकबर की मांग है, हमेशा आपको याद रखना। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? अकबर ने। जजिया तंत्र किसने किया? अकबर। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर। इबादत खाना अकबर। दीन इलाही अकबर। जजिया समाप्त अकबर। दास प्रथा का अकबर। बैरम का किसका संरक्षण? अकबर। महामंगा किसका संरक्षण करती? अकबर। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में 1556। खाने खाने की उपाधि किसको मिली? अब्दुल रहीम। किसका पुत्र था? बैरम खान। उसकी पत्नी का नाम क्या था? बेगम से विवाह कौन किया बाद में? अकबर की पत्नी का नाम कहाँ की पुत्री थी? मेवाड़। अरे कुछ भी है, आमेर के राजा सर क्या बात? थोड़ा दिमाग लगा, अगर मेवाड़ की होती तो महाराणा प्रताप तुमको युद्ध काहे के लिए होता? सर को पद्मावती वाला याद आ गया।
देखिए माता जी, मौसी, पत्नी, इनका संबंध फर्क समझे, ठीक है। कौन कौन कहाँ कहाँ पर, पद्मावती बहुत पहले की बात है। आमेर के राजा पुत्री थी कौन? जोधा इतिहास में नहीं मिलता है, यदि पेपर में आ भी जाएगा तो वो क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि डिबेटेबल है। इतिहास में ऐसा बोला जाता है कि जोधा शायद जहांगीर की कोई पत्नी थी, ऐसा बोला जाता है। बाकी जहांगीर के बारे में भी स्पष्ट, तो जोधा कौन था पता नहीं, लेकिन जोधा नाम बड़ा प्रचलित हुआ है। लोग बोलते हैं ना, हम प्रिय जैसे तुम अपना बहुत बड़े जोधा उतना तो आपको याद है। बाई क्यों लगाते थे बता, सम्मान किसी लगाया जाता है, बाई, लक्ष्मी बाई, अहिल्या बाई, ठीक है। अभी जो आप लगाते हो चलो चाय पी लीजिए आप लोग सभी, और मुझे भी पिला दीजिए।